अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं असल बात। पाकिस्तान की मैशत, ये बड़ा अहम चैप्टर है हम सब के लिए, क्योंकि दुनिया में अब वही ममालिक आगे बढ़ रहे हैं या वही ममालिक ताकत का मंबा बने हैं जिनकी इकॉनमी बड़ी बेहतरीन है। अपनी इकॉनमी के सर पर ममालिक ताकत का मुजाहरा भी कर रहे हैं, ताल्लुकात की बेहतरी भी दिखाई दे रही है। हर मुल्क एक दूसरे के साथ ट्रेड के लिए कुछ दरवाजे खोल रहा है, एवेन्यूज़ क्रिएट कर रहा है। हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मईशत की बेहतरी वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है, किन किन सेक्टर्स में बेहतरी हुई है। फिर चीनी की दरामद हमें क्यों करना पड़ रही है। 5 लाख टन चीनी मंगवाएंगे, उसमें से 3 लाख टन चीनी जो होगी उसमें से टैक्स और ड्यूटीज़ की छूट दे दी गई, कमी कर दी गई। मुख्तलिफ मामलात हैं, क्यों हम मंगवा रहे हैं। हमारे पास गन्ना नहीं है, फ्लावर मिल मौजूद हैं, तो क्या शुगर मिल्स नहीं है। आटा भी बाहर से मंगवाते हैं, चीनी भी बाहर से मंगवाते हैं। वजह क्या है, हमारी कैपेसिटी कितनी है और हम किस कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा हमारे लिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट नंबर्स की बेहतरी के लिए इंडस्ट्री, एंटरप्रेन्योरशिप, एसएमईज़ कितना काम किया है इस पर और कितना काम हमें करना चाहिए। कर्जा जात को अगर देखें या उन इदारों को अगर देखें जिन्हें सफ़ेद हाथी का नाम दिया गया, जो बोझ हैं मईशत पर, उनकी प्राइवेटाइजेशन के लिए हमेशा मुख्तलिफ पॉलिसीज़, हर बजट में बात, लेकिन प्राइवेटाइज हो नहीं पाते। उसकी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं, पॉलिटिकल रीज़न्स भी हैं, कुछ यूनियन वर्कर्स भी हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा रीज़न्स हैं। तो बहुत सारे मामलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। ट्रेड पॉलिसी को लेकर बात करेंगे। उड़ान पाकिस्तान का जिक्र वज़ीर आज़म ने किया, उसके तहत क्या बेहतरी आ सकती है, क्या बेहतरी आई है। बैनुल-अक़वामी फाइनेंसिंग, पाकिस्तान में किस हद तक एतमाद बहाल हुआ है फाइनेंसर्स का। वज़ीर ख़जाना का ये बड़ा कैटेगोरिकली कहना है कि फ़ाइनेंसिंग की सहूलत जो है वो इतनी बेहतर हुई है कि बैनुल-अक़वामी तौर पर जो सरमायाकार है वो पाकिस्तान की तरफ राग़िब हुआ है। हमारे पास सेक्टर्स क्या हैं, हम किन सेक्टर्स में अट्रैक्शन पैदा कर रहे हैं या कर सकते हैं। फिर हम किन ममालिक के साथ जो ड्यूटी फ्री ट्रेड है वो कर सकते हैं। हमारे पास क्या कैनवस है, क्या एवेन्यूज़ हैं, और अगर हम अब बेहतरी की जानिब हैं तो इस बेहतरी को किस हद तक आगे लेके जाना है। हमारी एक्सपोर्ट के नंबर 30 अरब डॉलर से ऊपर कमोबेशी दिखाई देते हैं, एक उमूमी तौर पर 20 और 30 अरब डॉलर के बीच रहते हैं। हम इसको कैसे बढ़ाकर 60 या 65 अरब डॉलर, जिसका जिक्र हर गवर्नमेंट भी करती है, इकोनॉमिस्ट भी करते हैं कि पोटेंशियल है, हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो किस सेक्टर को लें हम टेक्सटाइल को ले लें, हम अपने सियालकोट के वो सेक्टर्स जो अब मुझे नहीं नज़र आते कि बहुत बड़ी एक्सपोर्ट करते हो, जिसमें सर्जिकल आइटम्स हुआ करते थे, उसको ले लें। हम एग्रीकल्चर को ले लें। हम आज ज़रा बिज़नेस कम्युनिटी से भी बात करेंगे कि उसकी मुश्किलात क्या हैं। क्या ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का नारा जो लगता है उसमें बेहतरी हुई है। FBR के सिस्टम्स, उसमें को बेहतरी हुई है, हो सकती है। टैक्सेशन की सिचुएशन क्या है, कितना नेट हमने बढ़ा लिया है, टैक्स नेट कितनी बेस बढ़ाई है हमने, इस पर भी बात करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने फाइलर बने हैं, जो लोग इस सिस्टम में आए हैं, ज़्यादातर उस पर पूरा नहीं उतरते जो टैक्स देते हैं, या फिर ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके मुताबिक टैक्स दिया ही नहीं जा रहा। तो ये बड़ा मामला होगा। फिर हमारा जो सैलरीड क्लास है वो बहुत बड़े लेवल पर टैक्स देता है, उसको कुछ छूट मिली है इस बजट के बाद, तो क्या बेहतरी आने वाली है। डॉक्टर तौसीफ़ ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर माशी उमूर हैं। नईम बुखारी साहब ने हमें ज्वाइन किया, माहिर माशी उमूर है। और काशिफ अनवर साहब साबिक सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी हैं और माहिर माशी उमूर भी हैं। बहुत शुक्रिया तीनों हज़रात का। डॉक्टर तौसीफ़ साहब, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी मैशत को लेकर, रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर बात होती है। हम ज़रा इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे थोड़ी डिस्कशन करते जाते हैं। हमारे मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी ये कह रही है, हम बहुत सारे मईशत के साइंसदानों को भी ये कहता सुन रहे हैं कि बेहतर हो रही है। हम इंडिकेटर नहीं मानते इकॉनमी का, लेकिन बहरहाल स्टॉक मार्केट बहुत बेहतरी की जानिब मौजूद है। फ़ॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी वो मुड़ के वापस भी आई है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी हो रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग भी वहाँ देखी जा रही है। तो बेहतरी तो नज़र आ रही है, लेकिन क्या हकीकी मानों में, या जिसको हम कहते हैं ठोस बुनियाद पे, कोई इकॉनमी की बेहतरी हमारे यहाँ हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। क्योंकि मैं सच टीवी पे आया हूँ, लिहाजा जो कुछ कहूँगा सच के कहूँगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। उम्मीद है सेंसर नहीं होगा। गुजारिश ऐसी सी है कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो हमारी माशी कारकर्दगी साइक्लिकल है।
ये ऊपर जाती है, जैसे ऊपर जाती है फिर नीचे आना शुरू हो जाती है, फिर ऊपर जाती है फिर आना शुरू हो जाती है। और ये एक ऐसी इंटरेस्टिंग हकीकत है जिसका हुकूमतों से भी ताल्लुक़ नहीं। यह हुकूमतों से ताल्लुक़ है तो इस हद तक है कि एक नई हुकूमत आती है तो वो टर्मोइल का शिकार होती है, उससे कारोबार की समझ नहीं होती। जब वो कारोबार की समझ में पहुंचते हैं और उसकी चीज़ों में पहुंचते हैं तो फिर हम देखते ये कि वहाँ पे माशी ग्रोथ शुरू हो जाती है, और ये माशी ग्रोथ 2% से होते होते 4% जैसे ही पहुँचने लगती है, उसके बाद हमारा कंजम्पशन का जो बिहेवियर है एज ए नेशन वो चेंज हो जाता है, हमारी इंपोर्ट्स चेंज हो जाती हैं, हमारी जो वो चीज़ें जो कि पाकिस्तान में बन सकती हैं वो भी हम बाहर से मंगाने लगते हैं, जिसका एक दोबारा जो हम डिक्लाइन की तरफ चले जाते हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज ऑफ गवर्नमेंट भी आ जाता है। ये एक ऐसा पैटर्न है कि जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। अब इस हुकूमत ने, आपने देखा कि जब पिछली हुकूमत तब्दील हुई तो वहाँ पे पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा था, ग्रोथ थी, सारी चीज़ें थी, एकदम ड्रॉप हुआ और हमने नेगेटिव ग्रोथ में चले गए पोस्ट कोविड। उसके बाद अब हम दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आ गए। इसमें आप हुकूमत को क्रेडिट देना चाहते हैं तो बिल्कुल दें, क्योंकि वो अनस्टेबल हुकूमत ही होते होते स्टेबल हुई और अब वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक एतमाद साजी है जो कि हुकूमत और इदारों के दरमियान, हुकूमत और अवाम के दरमियान, सरमायाकारों के दरमियान होती हुई नज़र आती है। चलें, ये एक अच्छी चीज़ है, कुछ तो पॉजिटिविटी है। हम ज़रा इस पर मज़ीद बात भी करते हैं। मुखर्रर साहब, कंजम्पशन मार्केट जिक्र किया उन्होंने, हम कंजम्पशन मार्केट थे, कंज्यूमर की जो पावर थी बेचारे की, कंजम्पशन पावर, वो भी टूट के रह गई। तो क्या हकीकी मानों में ऐसा है कि हम जब बेहतर होने लगते हैं, कंजम्पशन के अदाद शुमार तब्दील हो जाते हैं, हमारी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं, हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के गैप्स बड़े वाजे हो जाते हैं, क्या ऐसा है? शुक्रिया अरसलान। देखें, अभी जो सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की, कंजम्पशन पैटर्न्स को डॉक्टर साहब ने डिस्कस किया है। ये तो डायलेमा है, डे फर्स्ट से पाकिस्तान का बहरान है एक, कि आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कभी भी इक्वल नहीं हुई। इंपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा रही हैं, एक्सपोर्ट्स आज 28 अरब डॉलर की आप एक्सपोर्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट 62 अरब डॉलर की आप इंपोर्ट करते हैं। आपने अपने इब्तदाइया में जिक्र किया था, मैं अगर एक छोटी सी चीज़ चाहूँ कि आप इसमें ऐड कर दें, मैं अभी काशिफ भाई से भी यही बात करूँगा। ये कसूर सारे का सारा मेरा ख्याल है गवर्नमेंट पे नहीं डाला जा सकता। हम ऐसी चीज़ें क्यों ना बना पाए आज तक, जो रॉ मटेरियल बाहर से मंगवा लेते हैं, जो इंडस्ट्री की ज़रूरत होती है, जो यहाँ पर लोकल कंजम्पशन की ज़रूरत है, हम क्यों उसमें भाई बात सुने ना, बिजनेस कम्युनिटी कहाँ है इसमें? बात ये है, देखें, आपने अपने इब्तदाइया में जिक्र किया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स जिन जिन मुल्कों से हमने किए, फॉर एग्जांपल हमने चाइना से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, चाइना से हमने किया 1998 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अंडर WTO एग्रीमेंट। 33,000 चीज़ें चाइना, 33,000 प्रोडक्ट्स पाकिस्तान भेजता है, उसके अगेंस्ट हम 282 प्रोडक्ट्स सिर्फ चाइना को देते हैं। अब इसमें प्रोडक्शन जो हमारी, देखें, प्रोडक्शन है मीडियम एंटरप्राइजेज़ की या लार्ज एंटरप्राइजेज़ की, वो क्यों नहीं होती पाकिस्तान में? आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, आप उसको मीट नहीं कर पाते। आपकी बिजली एशिया रीजन में सबसे ज़्यादा महंगी है। आपकी हुकूमत अपने अखराजात पूरे करने के लिए 200 अरब रुपए रोज़ाना कर्जा ले रही है। अब जो हुकूमतें स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 208 अरब रुपए डेली कर्जा लें, ये गुज़श्ता 5 महीनों की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूँ, आगे का अभी पता नहीं, जो स्टेट बैंक ने इशू की है रिपोर्ट। आप बताएं कि वहाँ वो एनर्जी सेक्टर को क्या देंगे, लोगों की जो प्रोडक्शन की कास्ट है उसको कैसे कम करेंगे? अब साफ ज़ाहिर है, एक बंदे को एक चीज़ सस्ती मिलेगी, कहीं से भी मिलेगी, वो इम्पोर्टेड होगी, पाकिस्तान वो बनाएगा ही नहीं। आप इस वक्त अगर गौर करें पाकिस्तान की कंजम्पशन मार्केट में, तो सुबह से लेकर आप जो नाश्ते में जैम लेते हैं वो इंपोर्टेड होता है, और रात को जो आखिरी चीज़ आप टूथपेस्ट लेते हैं वो भी इंपोर्टेड होता है। जनाब, आपने कम्युनिटीज़ को क्या दिया? आपने अपने मुल्क में किस तरीके के इकोनॉमिक पैटर्न्स दिए? आप ड्यूटीज़, टैक्सेस माफ़ करते जाएं, आप माफियाज बनाते जाएं, कार्टेलाइजेशन करते जाएं। 50-50 करोड़, 1-1 अरब रुपए की कार्टेलाइजेशन होती है। कंपटीशन ऑफ पाकिस्तान, कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनको फाइन करता है जी 50 लाख रुपए जुर्माना दे दें, तो वो तो उसका 1% भी नहीं बनता जो उन्होंने कार्टेलाइजेशन से अर्न किया होता है।
तो उस जुर्माने की क्या हैसियत है? वो कहते हैं यार कंपटीशन कमीशन को जुर्माना दे देंगे 50 लाख रुपए, इस वक्त तो 5 अरब रुपए की करप्शन कर लें। चले, दिस इज द सिनेरियो। ठीक है, ये चीनी के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। मैं इस पर आता हूँ, चीनी की तो आपसे बड़ी डिटेल बात करूंगा। क्या हम बना नहीं पा रहे हैं, हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, मसला क्या है, गन्ना नहीं है, इशू क्या है? इस पे मैं इस पे बात करता हूँ आप लोगों से। काशिफ अहमद साहब, ये हम बार बार कहते हैं जी कि हमारे पास एक्सपोर्ट नंबर्स और इंपोर्ट नंबर्स का बड़ा गैप है। क्या हमारी बिजनेस कम्युनिटी वो चीज़ें प्रोड्यूस करने में नाकाम रही है जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए, जिससे इंडस्ट्री एक प्रोडक्ट बनाए? हम रॉ मटेरियल नहीं बना पाते, एसएमईज़ की यहाँ पर हौसला अफजाई नहीं हो पाती। वजह क्या है? हम वो चीज़ें बाहर से जो मंगवाते हैं, यहाँ पर वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है। ये तो कंज्यूमर बेचारे की शिकायत है ना, तो इसको कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? इसमें देखिए बहुत से फैक्टर्स हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारा सबसे बड़ा मसला है, हमारी कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज का है। आज से अगर आप 15 साल पहले चले जाएं तो हमने अपनी ट्रेड को ओपन कर दिया कि आप बाहर से जो मर्जी इंपोर्ट करें। तो जब आप ट्रेड को ओपन करेंगे ये तो एट द कॉस्ट ऑफ योर इंडस्ट्री होगा। अब बात यह है कि हमारी चूंकि जब नई गवर्नमेंट आती है वो अपनी नई पॉलिसीज लाती है और वो बिल्कुल यू टर्न ले लेती है। अब हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ना चाहिए। मैं जब प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर था तो मैं हमेशा ये कहता था कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाने को नंबर 2 पे ले जाएं और अपनी इंपोर्ट को कम करने पे नंबर 1 पे ले आएं, बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, बाय सेटिंग मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज इन योर कंट्री। अब वो कैसे होगा? वो तब तक नहीं होगा जब तक हुकूमत की मदद साथ नहीं होगी। आज से 4 साल पहले चले जाएं तो आपके डॉलर और रुपये की पैरिटी 1 वर्सेस 150 थी। आज $1 वर्सेस 300 रुपीज है। फिर आपके बैंक्स जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, फिर आपका जिस तरह से इन्फ्लेशन का रेट हो गया, फिर जिस तरह से आपका इंटरेस्ट रेट हो गया, क्या हम आज की बात करते हैं तो जो आज मैं यहाँ पढ़ कर रहा हूँ उसमें मेरे माजी का बहुत बड़ा हाथ है। अब अगर आज हमारी इंडस्ट्री यहाँ पर है, अगर वो फ्लरिश नहीं कर रही तो हमें इस बात को देखना होगा। हमारी बहुत बड़ी डिवेल्युएशन हुई है, हमारा बहुत हाई इंटरेस्ट रेट था, हमारा बहुत हाई इन्फ्लेशन था, जिसकी वजह से और आपका कोविड के बाद आपकी यहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हुई। आपके बहुत, अगर हम इस बात पे बहुत खुश हो रहे हैं, देखिए हमें खुश होना भी चाहिए है कि हमारे जो एक्सपेट्रिएट्स पाकिस्तानीज हैं वो बहुत पैसा भेज रहे हैं, लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी है कि आपके मुल्क से बहुत से आपके लोग जो हैं वो इस मुल्क से बाहर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर रोजगार नहीं मिला, क्योंकि उन्हें यहाँ पर कारोबार सेट नहीं कर सके। आपकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री आपके मुल्क से बाहर चली गई। अब सवाल क्यों? अब हमें उस क्यों के जवाब को देखना है। आप अगर आज भी देखें कि हम किस में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हम अपनी ज़राअत में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हमने क्या किया? हमने अपनी ज़राअत को छोड़कर वहां पर सोसाइटीज बनानी शुरू कर दी हैं। क्या सोसाइटीज बनाने से वहां पर हमारी क्या इंडस्ट्री चलेगी? क्या वो रोजगार मिलेगा? क्या बेहतरी होगी? देखिए, और हम जो हमारा एक बहुत बड़ा लूप होल रहा, हम फिनिश गुड्स बनाकर हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं गए, हमारी कॉस्ट ज्यादा थी। आज भी आपकी जो बिजली है वो आपके रीजन में सबसे ज्यादा है। आज भी आपका इन्फ्लेशन का रेट जो है, ठीक है आप वो कहते हैं कि भाई 2, 2.5, 3, 4% है, लेकिन इसका ये मतलब है कि महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की शरह कम हो गई है। आपकी जो चीजें हैं, कॉस्ट जो है आपकी, जो डॉलर की पैरिटी से आप जो इंपोर्ट करेंगे और आप उसी को एक्सपोर्ट करेंगे तो अल्टीमेटली आप इंटरनेशनल मार्केट में compete नहीं कर पाएंगे। आपकी टेक्सटाइल का सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 50% ऑफ योर एक्सपोर्ट्स है, और आप उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं पुरानी मशीनों के साथ। आपकी टेक्नोलॉजी नई नहीं है, वो इसलिए इस मुल्क के अंदर सर पावर लूम्स की तबाही का जिम्मेदार कौन है? इस पूरे सेक्टर की तबाही का जिम्मेदार कौन है? देखें, मैं ये समझता हूं कि हमारी तबाही के जिम्मेदार वो कर्जे हैं जो पिछली हुकूमतों ने लिए, और उसका खमियाजा मुझे, आपको और हम सबको भुगतना पड़ रहा है। हम IMF के चुंगल में क्यों बार बार जाते हैं? हम IMF के चुंगल में इसलिए जाते हैं कि उसका कर्जा अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। क्या वो, जब देखें, हर इंडस्ट्री कर्जा लेती है, हर इंडस्ट्री बैंक से लोन लेती है, लेकिन वो लोन, वो कर्जा अपनी उस जब प्रोडक्शन में लगाती है
कि जब यहां से आउटपुट होगा तो मैं यहां से कमाकर बैंक का कर्जा और बैंक का मैं सूद अदा करूंगा। जो हमने कर्जा लिया वो कर्जा कहां लगा है? क्या कोई डैम बने हैं? क्या कोई इंडस्ट्रियल पार्क्स बने हैं? क्या आपके कोई सोलर के पार्क्स बने हैं? क्या आपने देखें, आप वेरी गुड, आपने मेट्रोज बनाए, आपने मोटरवेज बनाए, आपने अंडरपासेस बनाए, आपने ओवरहेड ब्रिजेस बनाए, वंडरफुल, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। लेकिन क्या इसने अपना कमा कर वो जो कर्जा लिया था उसका सूद अदा किया? नहीं, वो तो आप और मैं अदा कर रहे हैं। अगर ये वो किसी ऐसी जगह पे लगा होता जो खुद कमा के अपना कर्जा अदा कर रहा होता तो आज मैं आप यहां ना बसे होते। और दूसरी बात, लेकिन जो पॉलिसीज बनती हैं आपकी पॉलिसीज आपके इंडस्ट्रियलिस्ट और ट्रेडर्स की मशावरत के बगैर बनती हैं। आप आज भी देख लें, इस वक्त जो आपका ताजिर है, इस वक्त जो आपका इंडस्ट्री, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम प्रो इट। लेकिन बात यह है कि आप अपनी पॉलिसीज को ग्राउंड रियलिटीज के मुताबिक बनाएं। आप अपनी कैश इकोनॉमी को, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने आज रात में इसको कैशलेस करना है, तो फिर हॉल्ट आएगा, आपकी इकोनॉमी बैठेगी, आपकी इकोनॉमी नहीं चलेगी। आप उसको इस तरह ठीक से है, मैनेज। मैं इस पे एक ब्रेक लेता हूँ। ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है, बाकियों को भी, पैनलिस्ट को भी इसमें इन करते हैं। ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है। हम कर्जे ले रहे हैं, कर्ज़ों की वापसी हो रही है, बड़ा हिस्सा हमारे रेवेन्यू का सूद की मद में जा रहा है। हमने कर्ज़ों की वापसी अरसा दराज तक करनी है, फिर हम अपनी इकॉनमी की बेहतरी इन कर्ज़ों की इकॉनमी पे कैसे बेहतर करेंगे। हम ज़रा कुछ एवेन्यूज़ भी तलाश करने की कोशिश करते हैं, कुछ गेट्स तलाश करते हैं, कुछ रास्ते तलाश करने की कोशिश करते हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे डॉक्टर तौसीफ साहब। अभी हम कर्ज़ों और कर्ज़ों की इकॉनमी की बात कर रहे हैं, बेहतरी आ रही है, लेकिन बड़ा हिस्सा हमारा कर्ज़ों की मद में जा रहा है। फिर एसएमई सेक्टर, हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे कि हम रॉ मटेरियल के तौर पे इंडस्ट्री की सपोर्ट बन जाएं। मैं पड़ोसी मुल्क की बात करूं, उन्होंने दुनिया में अपनी पॉपुलेशन को एक इकोनॉमी सेक्टर के तौर पे यूज़ करना शुरू कर दिया कि जी आपने जो बेचना है अपनी यहाँ पर कंपनी लगाएं, हमारी पॉपुलेशन 1.5 अरब के करीब है और यहाँ पे चीज़ बड़ी बिकेगी। हम 5th पॉपुलेशन बन रहे हैं। कुछ लोग जिनका जिक्र कर रहे हैं काशिफ अनवर साहब, हम बड़ी तरीन पॉपुलेशन, 5वीं दुनिया की बड़ी पॉपुलेशन है। ममालिक में अब कम है पॉपुलेशन, लेकिन हम 5वीं बड़ी पॉपुलेशन बन रहे हैं। हम कैसे इसको इकोनॉमिक पावर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं? एक तो जी थैंक यू वेरी मच अगेन। एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो हमें माननी चाहिए कि एक जो सरप्लस हमारे पास है वो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है। अच्छा, इस पे हम एक ये क्रिटिसाइज़ यकीनन कर सकते हैं कि जी ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है या ये कि बच्चे बाहर जा रहे हैं, बट द फैक्ट इज़ कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे बच्चों के बाहर जाने से कम नहीं हो रही। ऐसा नहीं हो रहा कि इस वक्त गैर सरकारी अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान की पॉपुलेशन 32 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। इसमें से अगर आपने 1 करोड़ लोग अगर बाहर भी भेज दिए तो उसका मतलब ये नहीं है कि पीछे जो 31 करोड़ लोग हैं वो जाहिल हैं, अपाहज हैं, उनका दिमाग काम नहीं करता। दैट इज़ नॉट करेक्ट। जो इस वक्त अगर हमारी इकॉनमी में एक जहाँ पे अगर वो हमारे लिए फ़ायदा मंद हो रहे हैं अपने घर वालों के लिए, हमारी इकॉनमी के लिए, तो हमें इसमें बेहतरी लानी चाहिए। इसलिए उनकी नेफ्टेक बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो स्किल लेबर का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके स्किल सेट को भले हमें वहाँ जाके नेफ्टेक के कानून में अमेंडमेंट की जाए। प्लीज़ टेक दिस एज माई रिकमेंडेशन। और नेफ्टेक को पाकिस्तान के बाहर जाकर ट्रेनिंग करने की इजाज़त करवाने की इजाज़त दी जाए। दूसरा, जो नई जो ह्यूमन रिसोर्स की मार्केट्स हैं वहाँ पे कदम रखा जाए। जो हमारे कुछ बच्चे हैं जो घाना गए हैं, कुछ बच्चे हैं जो नाइजीरिया गए हैं, नीजर गए हैं, वेस्ट अफ्रीका गए हैं, वहाँ पर उनकी जो तनख्वाहें हैं वो अगर यूरोप से ज़्यादा नहीं तो यूरोप से कम भी नहीं है। एम्बेसीज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। एम्बेसी के अलावा जो एंटरप्रेन्योर्स है उनका भी रोल है ना जी, जो कारोबारी लोग हैं उनका भी रोल है, जो एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं उनका भी रोल है। ठीक है, वो बानो खुद से लिखती है बड़े मज़े की बात। वो कहते हैं इंसान 2 किस्म के होते हैं, एक बुनियादी तौर पे पैदाइशी तौर पे मेज़बान और एक पैदाइशी तौर पे मेहमान। तो अगर चीन कहीं पहुंचा है वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं,
जो ये बहुत अरसा हो गया हमें ये आर्ग्यूमेंट देते हुए कि जी बिजली महंगी है जी, पॉलिसीज ठीक नहीं है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है। और भाई जो हमने जो गिवन सिनेरियोज हैं या तो हम उसमें रो लें, ठीक है। हमारे दो मसले हैं, एक हमारा पहला शिकवा चीन से ही होता है कि हमसे कुछ लेता नहीं है, दूसरा साथ ही साथ हमारा शिकवा आ जाता है कि कोई चीज़ लेने लगे तो वो पाकिस्तान में शॉर्टेज होता है, चाहे वो चिलगोजा हो। 313 मसनूआत का जिक्र किया था हमने, उनसे बात की थी, दे ही नहीं सके 313 मसनूआत ही नहीं है आपके पास। वो हमारी कैपेसिटीज रह जाती हैं। अच्छा, जो इसमें एक बहुत बड़ा रोल है जो हमारे जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं कि हम 200 टेरिटरीज, हमने देखना ये कितने ममालिक के साथ हमारा ट्रेड है, कितने ममालिक में जाके हमने इकनॉमिक जोन लगाया। मैं जो आपको एक अच्छी खबर दे सकता हूँ एज ए सेक्रेटरी जनरल पाक अफ्रीका इकनॉमिक काउंसिल कि पाकिस्तान का पहला इकनॉमिक जोन जाके हम किगाली में लगा रहे हैं, रवांडा में, कि जहाँ पर लोकल मार्केट्स में FTA में $3.5 ट्रिलियन की इकॉनमी होने जा रही है, 1.5 अरब की पॉपुलेशन है। मैं अपने बच्चों को, वो लोग जो यहाँ पे बेरोज़गार हैं, जो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, जिन्हें वीज़ों के मसाइल हैं, जो बेचारे कश्तियों में डूबने के रिस्क लेते हैं, बराए मेहरबानी अफ्रीका जाएं। जो एवरेज ग्रोथ रेट इस वक्त अफ्रीका में चल रहा है वो 8% है। ठीक है, उन्हें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए, उन्हें प्रोडक्ट्स चाहिए, उन्हें कंस्ट्रक्शन में हर चीज़ चाहिए उन्हें। और ये जो हमारे यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ पे 30-30 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें नहीं अगले सेमेस्टर में नए बच्चे आ जाते हैं। उन बच्चों को हमने अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। उसमें जो प्रोग्राम, यही तो प्रॉब्लम हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज कहाँ देंगे? हम सबको बाहर तो नहीं भेज सकते। लेट्स गो और फिर इतना ब्रेन ड्रेन हो जाएगा कि आपके पास कुछ नहीं होगा। ये बड़ा मसला है, ये ब्रेन ड्रेन का भी इशू है सर। नहीं, जो पॉपुलेशन है हमने ट्रेन करना है ना उन्हें। जो हमने एक चीज तय कर ले कि दुनिया का कोई एक बिजनेस मॉडल ले ले, चाहे वो यूएई का हो, ऐसे ममालिक जहां पे सरमायाकार अपने आप को महफूज समझते हो, या हम कह लें कि हमने चीन का मॉडल फॉलो कर दें। चले, मैं इस पे बात कर लेता हूँ। नहीं साहब, इस बात से एग्री करेंगे? सर, मेरे लिए बहुत मुमकिन है कि मैं इस बात से एग्री करूं कि हमें इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को हैंडल करना चाहिए। जैसे ये बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अफ्रीका इज़ ए बिग मार्केट, ठीक है ना जी, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं। हमारी एम्बेसीज देखें, दुनिया में 200 के करीब ममालिक हैं, हम उन 200 ममालिक में क्या कर रहे हैं। हमारे जो जितनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले नुमाइंदे वहाँ बैठे हुए हैं, वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमने कभी WTO के सर्विसेज एग्रीमेंट के तहत अपने बंदे कहीं भेजे हैं सर्विसेज के लिए और वो एम्प्लॉयड हुए? नहीं हुए, बिल्कुल। ये हमारे अपने लोगों की कोशिश से, जैसे डॉक्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, ये पाक अफ्रीका कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने अपने ज़ाती ताल्लुकात की बेसिस के ऊपर, मेहनत के ऊपर उन ममालिक के साथ राब्ते इस्तवार किए, वहाँ टीमें भेजी, वहाँ पर एक इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। दिस इज समथिंग एल्स, बट व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ टू डू दैट इज स्टिल पेंडिंग, एंड वी नीड दैट कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे एवेन्यूज़ लोगों को दे। सिर्फ गवर्नमेंट का काम कर्ज लेकर अपने अखराजात पूरा नहीं करना होता। अभी काशिफ साहब ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की कि हमारे पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लग जाए। मेरा एक सवाल है इस वक्त हुकूमत से कि जी देखें, आपको क्या ज़रूरत थी कि जी आप कहते हैं जी 34 दिन में हम वो बनाएंगे, ये जो हमारा जिन्हा एवेन्यू पे बने हैं ओवर फ्लाई ओवर्स और अंडर पासिस, 6 एम्बेसीज आज पाकिस्तान की गैर मुल्कियों की तहरीरी तौर पर कंप्लेंट लेकर वज़ीर आज़म के पास पहुंच गए हैं कि जनाब ये हमारी तो एम्बेसीज तबाह कर दी आपने, अपने इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सारा पानी नहीं हमारा ड्रेन आउट हो रहा। तो हमें क्या ज़रूरत थी कि दोबारा अब वो पैसा हम लगाएंगे और दोबारा उन अंडर पासेस को और फ्लाई ओवर्स को बना रहे हैं हम। तो प्लानिंग का फुकदान है, मनसूबाबंदी का फुकदान है, माहिर हमारे पास नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ना ट्रेड को हैंडल करने के लिए, ना इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए। सर चले PSDP कहीं लग रहा है ना, वरना तो पैसे ही वापस आ जाते हैं PSDP की मद में, वही यूटिलाइजेशन तो है नहीं PSDP अच्छा, चले में। मुझे सर ये बताएं ना, अभी इस वक्त मैं अगर जिस चीज़ पे आप लोगों से जानना ये चाह रहा हूँ, काशिफ अनवर साहब जो अभी ये दोनों हजरात जिक्र कर रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो जाता है हमारा, फ़र्ज़ करें ब्रेन ड्रेन का बड़ा मसला है, ये हो जाता है, फिर हम वापस आते हैं इस तरफ कि हम क्या करेंगे हमारी अपनी पॉपुलेशन को इकोनॉमिक पावर के तौर पे यूज़ करने के लिए, क्या बेहतर फार्मूला है? देखिए यही तो सवाल है मेरा। मैं डॉक्टर साहब से मैं तो जसारत नहीं करता कि मैं उनसे इख्तलाफ करूं, लेकिन बात ये है बिल्कुल हमें बाहर के ममालिक में जाके ऐसे ऑप्शंस देखने चाहिए। फिर इसका ये मतलब है डॉक्टर साहब और ये भी एडमिट करें ना कि आपके मुल्क के अंदर कुछ नहीं है। क्यों लोग जा रहे हैं? लोग खुश होकर नहीं जा रहे, लोग इस मुल्क से खुश होकर नहीं जा रहे।
लोग इस इंडिया का जो बड़े रिसोर्स है शेंजन जो है वो ओवरसीज चाइनीज ने डेवलप किया। जो इंडिया अगर आज कहाँ पे खड़ा हुआ है तो उसकी वजह ये कि ग्लोबल 500 के जो सीईओज हैं उसमें 70% इंडियंस हैं। मैं आपकी बात से इख्तलाफ कर ही नहीं रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपके मुल्क में अगर खुशहाली है और आपके मुल्क में अगर सरप्लस है, आपके मुल्क में जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, तो सबसे पहले आपके लोगों को आपके मुल्क के अंदर नौकरी मिलनी चाहिए। आपके मुल्क से लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें यहाँ पर नौकरी नहीं मिलती है। आपके मुल्क से लोग इसलिए जाते हैं उन्हें रोजगार यहाँ पर नहीं मिलता है। आपके मुल्क से लोग इसलिए कश्तियों में डूबते हैं कि उनके पास यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये तो मैंने सिरे-राह जवाब दिया। अब बात ये है कि हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी यूथ यहाँ पर निकल रही है, चलें, और अगर हम कितने 1 करोड़ लोगों को भेज देंगे, बहुत अच्छी बात है, हमें 1 करोड़ लोगों को भेजना चाहिए। अब अगर 32 करोड़ में से 1 करोड़ चले भी गए तो 31 करोड़ रह गए, तो 31 करोड़ में से 50% इज योर यूथ, 15 करोड़। उस 15 करोड़ को आपने मैनेज कहां पर करना? आपने क्या इंडस्ट्री लगाई है? और जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तब तक आपका सर्विस सेक्टर नहीं चलेगा। मैं अगर आपसे ये भी बात करूं कि आप ये अच्छा ये बताएं काशिफ साहब, शॉर्टली, इंडस्ट्री तो चले बड़ी बात हम कर रहे हैं ना, इस पे मैं बात करूंगा, ये हम एग्रीकल्चर और आईटी इन दो तरफ क्यों नहीं यूथ को लगा रहे? मैं उधर ही आ रहा हूं। मैं आईटी की ही बात करने लगा था कि आपने मुझे टोक दिया। अच्छा मैं चाहूंगा काशिफ साहब एक ब्रेक है, इसके फौरी बाद आपसे ही शुरू कर लेते हैं, इस पर बात शुरू कर लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक जी काशिफ साहब, प्लीज बात कीजिएगा। देखिए, आपके जितने आईटी प्रोवाइडर्स हैं, क्या आपको, मुझे और सबको नहीं पता कि उन्होंने अपनी जो कंपनीज हैं वो दूसरे ममालिक में खोल रखी हैं? सर डरते हैं ना, टैक्सेशन के मामला इतने खतरनाक है, डरते हैं। सर देखिए ना, अब जब आप मुझसे ये पूछते हैं कि काशिफ भाई आपको तकलीफ क्या है, और मैं ये कहता हूं मेरे पेट में दर्द है और पिछले 4 साल से दर्द है, फिर आप ये कहते हैं कि जी पिछले 4 साल से तो आपके पेट में दर्द है, यू जस्ट ट्राई टू लिव विद योर पेट दर्द। आप मैनेज करें इस पेट दर्द के साथ। भाई मैं मैनेज नहीं कर सकता। अब अगर ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर साहब ने यही कहा ना जी कि इन्फ्लेशन का इशू है, भाई महंगाई का इशू है, हमें रहना चाहिए। भाई नहीं रह सकते। आपने मुझसे यही पूछा है कि काशिफ भाई आपके क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं मैं वो बताऊंगा ना। अब अगर आईटी वालों का ये प्रॉब्लम है तो फिर तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वो पॉलिसी ठीक करनी चाहिए ना कि आपके मुल्क के अंदर डॉलर्स आ सके। आपको डॉलर्स चाहिए हैं, आप डॉलर्स लाने नहीं देते। फिर जब आईटी सर्विस प्रोवाइडर ने पेमेंट करनी है आप उसकी पेमेंट जाने नहीं देते। तो देखें, जब आप इस तरह से पॉलिसीज बनाएंगे कि आप यहाँ पर काम ना करें, तो फिर ये होगा कि जिस तरह से आपने मुल्क के बाहर अपने फॉरेन अकाउंट्स खोले हैं, आपके बच्चे भी इस मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो फिर ऐसा करना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान को उठा के कहीं बाहर ले जाए ताकि इंडस्ट्री भी वहां लग जाए, सर्विस भी वहां मिल जाए। अगर आप अच्छा ये एक शॉर्ट सा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, गवर्नमेंट को ये सारी बातें आप लोग बताते हैं, बतौर चेंबर ऑफ कॉमर्स आप प्रेसिडेंट भी रहे हैं, क्या रिजल्ट आता है इनका? देखिए, अगर रिजल्ट आता होता तो मैं फिर सिर्फ यहाँ पर ये कहूंगा कि मोहतरमा शीरी रहमान साहिबा कल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में बैठकर वो ये ना कह रही होती कि 37A का जो बिल है वो पास कैसे हो गया, और वहां पर मोहसिन साहब वो बैठकर दूसरे सेनेटर साहब ये ना कह रहे होते कि ये एंटी बिजनेस बिल पास हुआ है। वहां पर बैठ के सेनेटर्स ये ना कह रहे होते कि ये ड्रैकोनियन बिल है। ये आज के बिजनेस रिकॉर्डर में खबर है, आप वहां से बिल्कुल ठीक हो गया। चले मैं ज़रा चूंकि इस पे और बात भी करेंगे सर, बिजली महंगी, ये महंगी, इस पे तो हम करते ही हैं इंडस्ट्री पे बात। हम चीनी दरामद कर रहे हैं और 3 लाख टन जो चीनी है उसके ऊपर कुछ टैक्सेस की छूट दे रहे हैं। चीनी महंगी होती जा रही है, चीनी के जो डीलर्स हैं वो गवर्नमेंट की बात मान नहीं रहे या सर घुमा के रख दिया। कैसे डील करना है इनके साथ? ये सारे माफियाज हैं बुखारी साहब। जी, चीनी के डीलर्स का मसला नहीं है, चीनी के प्रोड्यूसर्स का मसला है। अच्छा, प्रोड्यूसर जो है वो किसान को अभी तक उसने गुज़श्ता फसल के गन्ने की पेमेंट नहीं की। वो चाहते हैं कि रातों रात हम बिलियनियर बन जाएं। मिलियनियर तो वो होते ही हैं, फिर वो बिलियनियर बनते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं डॉलर्स में बिलियनियर बने, तो वो डॉलर्स के लिए गवर्नमेंट को धोखा देकर अपनी चीनी बाहर भेजते हैं।
अब कार्टेलाइजेशन क्या कहती है? कार्टेलाइजेशन ये कहती है कि सारे मिलकर जाएं हुकूमत को कि जी हमारे पास चीनी ज़्यादा हो गई है, अब खुदा के लिए इसको भेज दें वरना हम खज्जल हो जाएंगे और आपके किसान को पैसे नहीं दिए जाएंगे। हुकूमत कहती है किसान को पैसे नहीं मिले, यार आप बाहर भेजें, किसान को पैसे दें। बाहर चीनी भेज के डॉलर्स कमा के ओहो चीनी मुल्क में ख़त्म हो गई जी, चीनी मुल्क में ख़त्म हो गई, अब इम्पोर्ट कर लें, हम किसान को भी पैसे नहीं दे पाए सर, चीनी ख़त्म हो गई, चीनी ख़त्म हो गई। जनाब दिस इज द सिनारियो। बुखारी साहब ये भी साइकिलिकल है। हाँ, ये भी एक साइकिल है और एक साल में एक दफ़ा एक्सपोर्ट होती है फिर इम्पोर्ट होती है, इम्पोर्ट होती है, और ये इंटेंशनली होता है। इसमें ये नहीं है कि भी ये हुकूमत के नुमाइंदे शरीक होते हैं इसमें, बाकायदा मिनिस्ट्री ऑफ सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, सारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इसमें। अच्छा सर ये तो हो गया ना, क्या करें? अच्छा फिर हमने बनाया हुआ कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो इस तरह के मामलात पर नजर रखता है। वो कहता है जी कार्टेलाइजेशन इज प्रूव्ड, 55 मिलियन रुपीस 50 लाख रुपए हमने एसोसिएशन पे जुर्माना डाल दिया। एसोसिएशन वाले क्या करते हैं, 4-4 लाख रुपए इकट्ठा करके दो यार इनको हमारे डॉलर सेव हो गए जनाब, 50 लाख जुर्माना जमा करवा दिया जी, नेक्स्ट फसल पे देखा जाए। इसको बेहतर होने की जरूरत है, जुर्मानों की लिमिट इतनी बढ़ाई जाए कि जो अच्छा, मैं अब आपसे सौदे हैं उनसे ज्यादा हो। डॉक्टर साहब मॉनिटरिंग सिस्टम बड़ा आसान हो गया, अब तो हर चीज सॉफ्टवेयर है, क्यों नहीं करते हैं मॉनिटरिंग? हम डिजिटाइजेशन की इतनी बात करते हैं तो हम इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं करते? डॉक्टर तौसीफ साहब मुश्किल बात होगी। जो अफ्रीका में एम पैसा पाकिस्तान के इजी पैसा से पहले आ गया था, ठीक है, ठीक है। ई गवर्नेंस इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। जो पाकिस्तान में हमने देखा कि यहाँ पर जहाँ कहीं हकूमती हुक्काम के फ़वाइद में वो इम्पेक्ट आ रहा है वहाँ पे ई गवर्नेंस हो रही है। जहाँ पर जो नुमाइंदे हैं उनके FBR के जो मामले हैं वहाँ पे उनके ज़रब आ रही है, वहाँ पे वो स्लो डाउन हो जाता है। लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ होनी है और ये चीज़ बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन फिर हमने देखा कि हमारे साबका चेयरमैन थे नादरा के तारिक मलिक साहब, वो जब उन्हें देश निकाला मिला तो इस वक्त वो वर्ल्ड बैंक के चीफ टेक्नोलॉजी अफसर बन के अगेन अफ्रीका में काम कर रहे हैं और वहाँ की हुकूमतों को डिजिटाइज़ कर रहे हैं, वहाँ की जो आईडीज़ हैं उन्हें क्रिएट कर रहे हैं और एक बहुत मोतबर नाम बन के उभरे हैं अफ्रीका में और वर्ल्ड बैंक में टेक्नोलॉजी के हवाले से। सर चूँकि वक्त कम होगा, आपने ये बड़ी एक हवाला भी दे दिया। नहीं बुखारी साहब, लास्ट में मैं सिर्फ, क्या ये मुश्किल है मॉनिटरिंग सिस्टम्स को डेवलप करना? नहीं, बिल्कुल आसान है, डेवलप्ड भी हैं और सिर्फ नीयतों का फुकदान है, इंटेंशनली हम नहीं कर रहे। हम नीयत इंपोर्ट नहीं कर सकते। जिस दिन हमारी नीयत ठीक हो जाएगी उसी दिन आपकी सारी चीज़ें सीधी हो जाएंगी। जब सारे पॉलिटिशियन से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट सब मिले हुए होंगे तो फिर काम नहीं होगा। सिर्फ निशाना होगा अवाम आपकी, इस वक्त निशाने पे सिर्फ अवाम है भी, इससे कैसे इसकी जेबों को खाली किया जा सकता है। चले सर, बड़े डिटेल डिस्कशन हमने सिस्टम्स के ऊपर कर ली है। नईम बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर तौसीफ साहब बहुत शुक्रिया, काशिफ अनवर साहब हमारे साथ रहे, बहुत शुक्रिया उनका। मामलात ये हैं कि हम बिजली की कमी भी देख रहे हैं, के इलेक्ट्रिक के लिए दरख्वास्त भी आई, उनके लिए बिजली भी कम हो गई, लेकिन बिजली मौजूद भी नहीं है। के इलेक्ट्रिक के सारिफीन बिजली के लिए बेचारे धक्के भी खा रहे हैं। कराची में बारिश की 2 बूंदें पड़ जाएँ तो बिजली बंद हो जाती है। फिर यहाँ पर हम अपनी इंडस्ट्रियल बिजली की बात करें तो आप अगर इस पर रिसर्च करें तो वो ट्वाइस, यानी बहुत महंगी है, ट्वाइस टर्म्स पे महंगी है इस एशियन रीजन की, मैं पूरे की बात कर रहा हूँ। तो हमें उसके लिए बेहतरी करनी है ताकि आप कम से कम कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस तो लेकर आएँ। आप कंपटीशन के लिए तैयार हो, जहाँ पर आप $2 की एक चीज़ बेचेंगे वहाँ पर दीगर ममालिक $2 में 6 चीज़ें बेच रहे होंगे। ये प्रॉब्लम हमें थोड़ी सी हमारे यहाँ पर जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी है कि चावल जब आप बाहर भेज देते हैं उसकी क्वालिटी ख़राब होती है, हमेशा के लिए स्टिग्मा लग जाता है, वो रुक जाते हैं आपके। तो आप भी अपनी क्वालिटी मेंटेन करें, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को भी मामलात बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसी चीज़ पर आज हमने डिस्कशन की। तमाम हमारे पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया, नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। फिर होती है मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।